हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन। देखिए, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, 1895 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के गठन की मांग की थी। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने संविधान के गठन की मांग की थी। किन्होंने की थी? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। ठीक है, और जो इन्होंने मांग की थी इसको क्या बोला जाता है? स्वराज विधेयक भी बोला जाता है, स्वराज विधेयक। तो पूछ लेते हैं कि सबसे पहले संविधान की गठन की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद देखिए, 1934 ईस्वी में जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। मानवेंद्र नाथ रॉय कौन थे? ये स्वराज पार्टी के थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के सदस्य थे ये। तो 1934 में मानवेंद्र नाथ, जो कि स्वराज पार्टी थे, इन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। और कब की थी? 1934 में। उससे पहले महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1922 में, लेकिन वो भी सांकेतिक रूप से की थी, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं की। फिर उसके एक साल बाद यानी कि 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्होंने पहली बार आधिकारिक रूप में, ठीक है, पहली बार अगर ये पूछे आधिकारिक रूप में किसने संविधान सभा के गठन की मांग की, तो वो कांग्रेस ने की थी 1935 में। अब देखिए, अब संविधान सभा के गठन की मांग तो होने लगी, लेकिन संविधान सभा का गठन कैसे होगा, मतलब उसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था। क्या कहा था? कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो किसके आधार पे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पे। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। ये बात किसने बोली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद फिर 1940 में जो ब्रिटिश थे, 1940 में ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, संविधान सभा के गठन की जो मांग थी ना, उसको आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके लिए क्या हुआ? फिर 1942 में ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश में कैबिनेट मंत्री थे क्रिप्स नाम से, ठीक है, ब्रिटिश की कैबिनेट मंत्री थे क्रिप्स नाम से, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव क्या दिया था? मतलब प्रारूप तैयार करके दिया था इन्होंने संविधान के लिए। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था, लेकिन क्या था, जो मुस्लिम लीग थी ना, वो इससे संतुष्ट नहीं हो पाए थे। मुस्लिम लीग इससे संतुष्ट नहीं थे और इन्होंने अस्वीकार कर दिया इसको। और उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम की क्या मांग थी? कि मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये भारत आते हैं और इसके सदस्य कौन कौन से थे? एक तो लॉरेंस थे और एक कौन थे? क्रिप्स, लॉरेंस, और एक कौन थे? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर, ये क्या थे? इसके सदस्य थे। तो उन्होंने मतलब कि नया प्रारूप तैयार किया और उसमें इन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में बताया। सांप्रदायिक निर्वाचन का सिद्धांत था, जो मतलब कि मुसलमानों के लिए अलग से जो चुनाव होने थे, तो उस सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग थे जो, वो भी संतुष्ट हो गए थे। इसलिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर फिर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान सभा का गठन होना था। अब देखिए इसका गठन कैसे किया गया। इसके लिए क्या था? चुनाव होने थे। मतलब पहले देख लो, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। ठीक है, नवंबर 1946 में गठन हुआ था। और इसके लिए चुनाव कब लड़े गए थे? चुनाव लड़े गए थे इसके जुलाई अगस्त के आसपास, मतलब कि 1946 में।
जुलाई अगस्त 1946 में इसके लिए चुनाव हुए थे। और चुनाव भी कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे अभी हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कैसे? मतलब उसके में सदस्य जो मतलब आम जनता है वो वोटिंग नहीं करती, उसकी बजाय जैसे इसमें क्या था, जो प्रांत की विधानसभाएं थी उन्होंने वोटिंग की थी, तो इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था ये। अब देखिए इसके अंदर संविधान सभा के अंदर कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, 389 सदस्य थे। उसको इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया था। एक तो थी ब्रिटिश कमिश्नरी, दूसरा था ब्रिटिश प्रांत, राइटिंग थोड़ा सा आप देख लेना प्लीज़। उसके बाद तीसरा क्या था? देसी रियासतें। ठीक है, तो उसमें से जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे सदस्य? मतलब कि 292। ब्रिटिश प्रांतों से टोटल 292 सदस्य चुने जाने थे और कमिश्नरी से 4 सदस्य चुने जाने थे और देशी रियासतों से कितने चुने जाने थे? 93। ठीक है, तो यहाँ से 93। अब जो देशी रियासतें के 93 सदस्य थे उनको कैसे चुना जाता था? जो इनके सदस्य थे उनको कौन मनोनीत करता था? जो भी रियासतों का प्रमुख होता था। देखिए यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे, यहाँ पे जो विदेशी रियासत का जो भी प्रमुख था वो अपनी तरफ से मनोनीत कर देता था सदस्य को, मतलब उसके लिए चुनाव नहीं थे। ठीक है, तो ये 93 सीट ऐसे आई थी। उसके बाद जो ये ब्रिटिश प्रांतों से आए थे इनका क्या था? जो इनकी विधानसभाएं थी उन्होंने चयन किया था। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत थी जितने भी ये, यहाँ से जो भी वहाँ की प्रांतों की विधानसभा थी उनके सदस्यों ने इनका चयन किया था। तो इस प्रकार से मतलब आंशिक रूप से तो ये चयन हुआ था और आंशिक रूप से मनोनयन था। इस प्रकार से इनका चुनाव हुआ था और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। अब जब विधानसभा का गठन हुआ तो देखिए इसके अंदर फीमेल कितनी थी ये पूछ लेते हैं। फीमेल कितनी थी इसके अंदर? 15। और अनुसूचित जाति थी जो मतलब कि SC ST, इनके देखो अनुसूचित जाति कितनी थी इसमें? 26। और अनुसूचित जनजाति कितनी थी? 33। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं। ये 15 थी, ये 26 और ये 33 ये थे। और अगर ये पूछे कि कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, तो हैदराबाद ऐसी थी जिसने जो ये संविधान सभा का गठन था इसमें शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? देखिए जैसे ही देश का बंटवारा हुआ तो बंटवारा होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन क्यों किया गया? क्योंकि कुछ सदस्य वहाँ चले गए थे पाकिस्तान में, तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन कब किया गया था ये पूछे तो ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, 1947 में इसका पुनर्गठन हुआ। और जब पुनर्गठन हो गया तो उसके बाद इसमें कितने सदस्य रह गए थे? टोटल 299 सदस्य इसमें रह गए थे। तो उसके बाद देखिए फिर हुआ जैसे संविधान सभा का निर्माण हो गया था, पुनर्गठन हो गया, तो उन्होंने संविधान का निर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, तो संविधान सभा का जैसे गठन हुआ तो उनकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी वो? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में पहली बैठक हुई थी और इसका पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद जो इनकी दूसरी मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो इसमें इसका अध्यक्ष था जो मतलब कि स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उसके बाद 13 दिसंबर से इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, मतलब कि संविधान निर्माण का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। और 13 दिसंबर को क्या था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने संविधान की उद्देशिका भी बोल सकते हो इसको, और प्रस्तावना को पेश किया। ठीक है, तो यानी ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को पेश किया था। तो अब संविधान के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति मतलब कि किस टाइप से होना चाहिए संविधान, तो संविधान के लिए प्रारूप समिति बनाई गई और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर को इसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उनके नाम याद करने हमारे लिए वैसे ज़रूरी नहीं है, तो 7 सदस्य थे इनके। फिर उसके बाद जो प्रारूप तैयार किया, देखो संविधान का प्रारूप अध्यक्ष तो थे अंबेडकर जी, लेकिन इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? नरसिंह राव जी ने इसका प्रारूप तैयार किया था।
अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। संवैधानिक या फिर संवैधानिक की जगह कानूनी भी आ जाता है, कानूनी सलाहकार पूछ लेते हैं कौन था। तो इसके सलाहकार कौन थे? नरसिंह राव। नरसिंह राव इसके सलाहकार थे। और अगर संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन को थे? एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। तो मुखर्जी और कृष्णमाचारी ये क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है, अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान का जैसे निर्माण हुआ, तो संविधान निर्माण में कुल कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन है जो इतना टाइम हमें लग गया था संविधान के निर्माण में। और पूछे कितना खर्च आया था? तो लगभग 63,96,729 रुपये का खर्च आया था इसके अंदर। अब ये पूछ लेते हैं कि प्रारूप पर बहस कितने दिन चली थी? तो 114 दिन इस पर बहस चली थी। 3 इसमें वाचन हुए थे और 12 अधिवेशन हुए थे। ये आपको याद रखने हैं, 12 अधिवेशन हुए थे और 105 बैठकें हुई थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट कितने दिन तक बहस हुई थी? 114 दिन। वाचन 3 दिन हुआ था। अधिवेशन कितने हुए थे? 12 हुए थे। और बैठक कितनी थी? 105। उसके बाद क्या देखो, अब संविधान निर्माण हो गया। तो संविधान कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। या फिर बोल सकते हैं कि पारित हुआ था। ये पूछ सकते हैं पारित कब हुआ था, या फिर अंगीकृत भी बोल देते हैं इसको, अंगीकृत हुआ, या फिर अधिनियमित हुआ, या फिर आत्मार्पित हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से पूछ सकते हैं कि भारत का संविधान कब ये हो जाएगा, तैयार हुआ या पारित हुआ, अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ या फिर आत्मार्पित हुआ। तो एक ही डेट है 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो इस दिन तो ये तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब से हुआ? ये 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि अस्तित्व में आया था, ठीक है, अस्तित्व में आया था। और संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी से तो लागू हुआ था और 24 जनवरी इनकी लास्ट बैठक थी। अब जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय इसमें पूछ सकते कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक है, 8 अनुसूची थी, 22 भाग 8 अनुसूची, 7 मौलिक अधिकार थे उसमें। अब तो एक कम हो गया है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। 7 मौलिक अधिकार थे और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल। तो ये संविधान निर्माण के समय पे थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को हमारा क्या था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ठीक है। तो पूछ सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और ये पूछे राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत है जो उसको कब अपनाया? तो उसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। बस ये ध्यान रख लेना कि जब देश आज़ाद होना था तो हमें ध्वज लहराना था, इसलिए आज़ादी से पहले ध्वज अपनाया था। और जब हमें संविधान लागू हुआ था तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को जो हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत उसको अपनाया था। उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं कि संविधान का जनक किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। उसके बाद कुछ समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, तो उनमें से 7 प्रमुख समिति थी। तो उनके देख लेते हैं हम अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले जैसे कि प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष हमने अभी देखा था कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद जो संचालन समिति थी, मतलब संचालन कौन करेगा, कैसे करेंगे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। और राष्ट्र ध्वज से रिलेटेड भी यही थे, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति थी उसके भी राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद जो संघीय संविधान समिति थी, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघ के लिए तो नेहरू थे। और अगर प्रांत के अकॉर्डिंग बात की जाए, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। संघ के नेहरू और प्रांत के वल्लभ भाई पटेल।
उसके बाद जो मौलिक अधिकार संबंधी थी, मौलिक अधिकार संबंधी समिति और अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगर हम देखें भारत जैसे स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था कि कौन मंत्री था किसका, तो उसको भी आपको याद रखना है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले भी इन्हीं के पास थे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री है तो विदेशी मामले भी यही देखेंगे। और क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंधी मामले भी इनके पास थे। वैज्ञानिक शोध संबंधी मामले भी इन्हीं के पास थे, तो इनको आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद राज्य से रिलेटेड जो भी मामले थे, या फिर गृह विभाग था, सूचना और प्रसारण विभाग हो गया, ये सभी किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के पास थे राज्य, गृह, सूचना और प्रसारण। कृषि से रिलेटेड था जो कृषि और खाद्य से रिलेटेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा से रिलेटेड कौन था? शिक्षा से रिलेटेड थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, रेलवे और परिवहन से रिलेटेड कौन था? जॉन मथाई। विधि या फिर कानून मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। श्रम का कौन मंत्री था? जगजीवन। ऐसे भी याद सकते हो, पूरे जीवन भर हमें श्रम करना पड़ता है, तो जगजीवन राव श्रम के मंत्री थे। रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा, तो बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। उसके बाद आता है स्वास्थ्य जिसका अच्छा होगा तो वो क्या होगा? अमर होगा, तो ये हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। अमृत पीने वाला स्वस्थ होगा, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य थी। वाणिज्य के कौन थे? भाभा। ठीक है, और संचार के कौन थे? अहमद किदवई संचार के मुख्य थे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है वित्त वाला, इसको भी याद रखना। वित्त में देखो पैसे से रिलेटेड है, तो क्षण यानी शट, ये भी पैसे से रिलेटेड है, तो षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। उद्योग के कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग के थे। और ये है कार्य खान और ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्य खान और ऊर्जा, इसके मंत्री कौन थे? गॉडगिल। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।